चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 10 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ समझाना चाहता हूँ। बैटरी सर्किट में जब हम लोग डालते हैं तो उससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, देखते हैं। अभी पहले एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमारा पानी का टंकी है, कहीं कुछ हाइट पे है और यहाँ नीचे में एक हम पानी का टंकी डालें। अब हम लोग ने क्या किया, यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से एक पाइप लिया और इसमें ऐसा कनेक्ट कर दिया, इसमें ही पानी गिरने लगेगा। ठीक, एक टाइम इसमें से पानी ऐसा आएगा, ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसका पानी पूरा इसमें से, इस पाइप से होते हुए इसमें जब आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तब यहाँ से पानी बहना रुक जाएगा। बात समझ आ रही है? एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से पानी बहते 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 इसमें आएगा, पूरा पानी जब बह जाएगा तो यहाँ से पानी बहना ही रुक जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये पानी बहना रुके नहीं, ये हमेशा पानी बहते रहे इसमें, जब तक हम चाहें तब तक पानी बहते रहे, तो ये कैसे होगा, कैसे संभव है, कैसे मुमकिन है? तो देखिए, हम लोग दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे एक पाइप लेते हैं, इसमें लगाएं और यहाँ पे एक पंप जोड़ देते हैं। पंप क्या है ये? वाटर पंप। वाटर पंप जोड़ देते हैं। ठीक, अब ये पंप क्या करेगा, इसमें से पानी खींच के वापस इसमें पहुंचा देगा। ठीक, अब इससे क्या होगा, जैसे पानी इसमें जा रहा है वापस ऐसे आ जा रहा है, तो ये पानी जो है फ्लो हो रहा है, पानी का जो धारा है, करंट है, वो चल रहा है। सर्किट कंप्लीट हुआ, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये रुकेगा नहीं। जब तक आप पंप चालू रखेंगे तब तक ये पानी, देखिए इसमें से पानी तो कम हो रहा है, लेकिन फिर से ये क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। तो ये पंप क्या काम कर रहा है, देखिए ये ऊंचे हाइट पे है, हायर पोटेंशियल पे है, ये नीचे हाइट पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, बराबर हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल, तो फ्लो नहीं होगा चार्ज, पानी फ्लो नहीं होगा, पानी का धारा, पानी का करंट नहीं जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको हमेशा इसका पोटेंशियल मेंटेन करना है। मतलब इसमें इतना हाइट है, इतना हाइट हमेशा रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पंप लगा देते हैं। पंप लगा, इसमें से पानी आ रहा है, फिर वापस पानी को खींच के इधर ले आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, पानी बहते ही रह रहा है इस पूरे में। ये सर्किट है मान लीजिए, तो पानी का करंट बहता ही जा रहा है। अगर ये पंप नहीं रहता तो ये पोटेंशियल कम हो जाता और एक टाइम आता है इसमें पानी ही नहीं है, तो इधर से पानी ही नहीं जाता, पूरा इसमें भर जाता पानी। बात समझ आ रही है? अब इसको बैटरी से कैसे रिलेट किया जा रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कुछ भी बल्ब जला रहे हैं, आपने एक बैटरी कनेक्ट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग ये मेरे को सोच के बताइए, आप लोग कैसे बताएंगे, या मन में सोचिए कि बैटरी का काम क्या है। क्या बैटरी चार्ज देता है? क्या बैटरी चार्ज देता है? सोचिए सोचिए, क्या बैटरी चार्ज देता है? वीडियो रोक के आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, बैटरी चार्ज नहीं देता है। बैटरी एक डिवाइस है, एक सोर्स है, जिसका काम है पोटेंशियल मेंटेन करना, जिसका काम है पोटेंशियल मेंटेन करना। जैसे ये प्लस वाला, ये माइनस वाला प्लेट, ये हमारा बैटरी है। अब मान लेते हैं इसके पास 100 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 100 नेगेटिव। ठीक, ये जो भी 100 पॉजिटिव। अब क्या होगा कि जैसे आप सर्किट यहाँ कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब आप जैसे जोड़ते हैं इसमें, तो होता ही है यहाँ से करंट जाने लगता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो माइनस चार्ज इधर आएगा और प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, इधर। देखिए माइनस चार्ज करंट के अपोजिट जाता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ के माइनस चार्ज आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा। हम किसी एक को कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक प्लस चार्ज आके यहाँ आ गया,
ठीक है, तो यहाँ 99 हो गया। यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो गया। समझने के लिए ये सब हम लोग सारा फिगर हम लोग समझने के लिए समझ रहे हैं। यहाँ 99 हो गया, फिर एक और गया तो यहाँ 98 हो गया, एक और गया 97 हो गया। ऐसे करते करते ये पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाता है। और जब कम होता जाएगा पोटेंशियल, एक टाइम ऐसा आएगा पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और हमारा जो बल्ब है वो जलेगा नहीं, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ होगा नहीं। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे वाटर पंप है ना, तो ये जो बैटरी है ये चार्ज पंप की तरह काम करता है, चार्ज पंप। अब आप बताइए, इसमें इस केस में आप बताइए, क्या ये पानी पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है पानी? नहीं, इसी पानी को लेके घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है, ये पंप रोटेट कर रहा है। वैसे ही चार्ज पंप का काम है, चार्ज क्या करेगा, घुमाते जाएगा। जैसे ये प्लस आ गया यहाँ पे, तो अब ये प्लस को खींच के वापस यहाँ भेज देगा। फिर एक और प्लस आया, उसको भी खींच के वापस यहाँ भेज देगा। ठीक है, तो अब वो कैसे खींच रहा है, क्या खींच रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो प्लस को अगर खींच के यहाँ भेज दे रहा है तो यहाँ 99 हो गया था, फिर प्लस यहाँ आ गया 100 हो गया। ठीक है, फिर एक आया, फिर ये इसको खींच के यहाँ ला दिया, फिर एक आया, फिर खींच के। तो ये हमेशा पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, जो विभव है उसका वो हमेशा वो मेंटेन रहेगा विभव। बात समझ आ रही है? हमेशा यहाँ 100 है पोटेंशियल तो 100 ही रहेगा। अब ये काम करता कौन है खींचने का, तो इसके बीच में जो हम लोग मटेरियल डालते हैं ना, बैटरी के बीच में जो मटेरियल रहता है सेल में, वो मटेरियल प्लस चार्ज को खींचने का काम करता है। प्लस चार्ज को खींचा, इसको दे दिया, प्लस चार्ज को खींचा, इसको दे दिया, और यहाँ जो माइनस आया था ये मटेरियल इस माइनस को इधर भेज दिया, उस माइनस को खींच के इधर भेज दिया। तो इधर जितना प्लस है उतना प्लस रहता है, इधर जितना माइनस है उतना माइनस रहता है। ये खींच के पोटेंशियल मेंटेन का काम कौन करता है, बैटरी का मटेरियल करता है ये काम। ठीक है, ये चीज आप लोग समझिए, बैटरी का मटेरियल। तो जैसे यहाँ वाटर पंप काम कर रहा था कि पानी को घुमा रहा है, पानी पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं, उसको बस वो घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। तो वही बैटरी का काम है। बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफर करता है बस, पोटेंशियल मेंटेन करता है, विभव मेंटेन करता है। मतलब चार्ज को यहाँ से यहाँ ला, मतलब मान लीजिए यहाँ से एक प्लस चार्ज ऐसा गया, यहाँ आया, उसकी एनर्जी खत्म, ये खींचा इसको और यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो फिर से ये 100 हो गया, फिर एक और गया, फिर उसको भी खींच के ला दिया। तो हमेशा पोटेंशियल मेंटेन करता है। बैटरी का काम है पोटेंशियल मेंटेन करना। पोटेंशियल मेंटेन करने से क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो जलता रहेगा एक समान। पोटेंशियल मेंटेन कौन कर रहा है, बैटरी। बैटरी में कौन, बैटरी के अंदर का मटेरियल कर रहा है। तो मटेरियल में जब तक ताकत है वो पोटेंशियल मेंटेन करता जाएगा। जब मटेरियल का ताकत खत्म हो जाता है तो वो पोटेंशियल मेंटेन नहीं कर पाता है, बल्ब नहीं जल पाता है, हम लोग उस बैटरी को उठा के फेंक देते हैं अगर वो रिचार्जेबल नहीं है। अगर रिचार्जेबल है तो हम उसको फिर से रिचार्ज कर लेते हैं, फिर से उसका पावर आ जाता है मटेरियल का। बात समझ आई? तो ये एग्जाम्पल है आप लोग को समझने के लिए। वाटर पंप, यहाँ हम लोग वाटर पंप डालें। वाटर पंप क्या करता है, पानी को के धारा को रोटेट कर चलाते रहता है, मतलब करंट चालू है, पानी का करंट इसमें चालू है। वही काम बैटरी करता है। ठीक, तो अब इसमें ईएमएफ का क्या काम है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ सोर्स से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा मैं जूम करके बना रहा हूँ। ये प्लस वाला प्लेट है, ये माइनस वाला प्लेट है। ठीक है, ये हमारा बैटरी है। अब आप लोग देखिए कि अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो एक फोर्स लगता है ना, प्लस से माइनस की तरफ एक फील्ड बनेगा ऐसा। ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोला, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स लगता है, नॉर्मल जो फोर्स लगता है, जैसे प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो ये फील्ड ऐसा बन गया। तो ये जो फोर्स लग रहा है तीनों केस में, इन फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या
क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, स्थिर वैद्युत बल, ऐसा इस टाइप का कुछ, वो आप लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, हम लोग का इंट्रैक्शन इस पर पहले हो चुका है, आप लोग पता है मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। ठीक है, अब चलिए ये हो गया, इसको मिटा दूं। तो अब सोचिए कि अगर यहाँ से एक प्लस ऐसा करंट जा रहा है, अब वापिस इसमें आ जा रहा है, अगर इसमें सर्किट हम लोग जोड़ दिए हैं, यहाँ कुछ बल्ब लगा दिए हैं, अब अगर यहाँ से करंट जा रहा मतलब एक प्लस चार्ज आके यहाँ पे आ गया। अब ये प्लस चार्ज इस माइनस प्लेट के साथ क्या होगा, जुड़ गया है, अट्रैक्ट कर, ये माइनस प्लेट है, आप सोचिए ना, ये प्लेट माइनस है, अगर प्लस चार्ज इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, उसको चिपका लेगा। तो अब ये प्लस चार्ज को ये अपने में चिपका लिया है। ठीक, तो अब हमको यहाँ चिपकने नहीं देना है, हमको इसको खींच के यहाँ ला देना है, हमको खींच के यहाँ ला देना है। तो अब आप सोचिए कि प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब हमको इसको इधर लाना है, इस प्लस चार्ज को इधर लाना है कोई फोर्स लगा के। तो ये फोर्स कैसा होगा, देखिए ये माइनस ये प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा है, अगर हम इसको दूर भगाएंगे, खींचेंगे, मतलब इसके बीच जो फोर्स लग रहा था उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट, उसके नेचर के अपोजिट हम उसको खींच रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कौन सा फोर्स खींच रहा था इनको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इनको हमको अलग करना है, तो जाहिर सी बात है अलग करने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो सकता है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, अट्रैक्ट करके रखे हैं किस फोर्स से, एफी फोर्स से। अब आप इनको दूर भगाना चाहते हैं, मतलब इनका नेचर ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब आप इन दोनों को दूर भगाना चाहते हैं अलग करके, तो अलग करना होगा तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अलग टाइप का कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, खींच के अलग करेंगे आप, तो वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम क्या है, इन दोनों को चिपका के रखे, इन दोनों को सटा के रखे, आपस में जोड़ दे। ठीक है, और हम इनको अलग कर रहे हैं, तो अलग कर रहे हैं मतलब जोड़ने वाला जो फोर्स है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसके नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इस फोर्स को हम लोग Fn बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, प्लस से माइनस। ठीक है, और ये Fn हम उसके अगेंस्ट लगाते हैं, उसके विरुद्ध में लगाते हैं, बात समझ आ रही है, उसके अगेंस्ट लगाते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। ठीक है, ये समझ आ गया, बैटरी का जो मटेरियल है वो जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का फोर्स नहीं है, वो कुछ अलग ही नेचर का फोर्स, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध काम कर रहा है। समझ रहे हो ना, ये इसके साथ चिपका हुआ है, इसको हमको खींचना है, इसके नेचर के अगेंस्ट खींच के हम इधर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, हमको पोटेंशियल मेंटेन करना है। तो अब आप देखिए वर्क जो है यहां से यहां लाने में वर्क कितना लगेगा, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, समझ आया, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये तो पता ही सबको। अब देखिए इनको, इसको, इस टॉपिक किसी को और अच्छे से समझना होगा तो वो मेरा लेक्चर 12th वाला जाके देख सकते हैं। अब आप देखिए ईएमएफ क्या होता है, W/Q। अब आप लोग बोलेंगे सर पोटेंशियल भी तो वही होता है, W/Q, एग्जैक्टली वही होता है, लेकिन यहाँ जो वर्क है, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ जो वर्क है ये कौन सा वर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वर्क है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का वर्क है, और यहाँ जो वर्क है वो ये वाला वर्क है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का वर्क है। ठीक, अब वर्क क्या है, Fn इंटू डी अपॉन Q। ठीक है, ये समझ आ रहा है, Fn इंटू आ रहा है साफ साफ, Fn इंटू डी इंटू Q। ठीक है, अब हम लोग Fn इंटू डी का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। एक चीज अब आप लोग को यहाँ सीखने लायक ये है, याद करने लायक, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF को हम लोग क्या लिखेंगे, W/Q,
ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और V भी क्या होता है, W/Q। अभी बेसिक डिफरेंस हमको क्या पता चला, ये वाला वर्क कौन सा है, उस फोर्स के कारण है जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स है। मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो लगा रहे हैं, उसके कारण ये वर्क है। और ये वर्क किसके कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये आपको याद रहेगा। अब देखिए, व्हेन नो करंट फ्लोज, जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस बैटरी में, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो अब उस केस में क्या होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा, ये हमारा Fe था और इधर से इधर Fn लग रहा था। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब चार्ज यहां से यहां जाएगा ही नहीं, और जब चार्ज यहां से यहां जाएगा नहीं तो इसको इधर लाने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, Fn बराबर Fe होगा। बात समझ आ रही है, Fn बराबर क्या होगा, Fe होगा। क्लियर है, Fn बराबर Fe होगा। क्यों होगा, कुछ फोर्स लगाना ही नहीं पड़ रहा है, चार्ज इधर से इधर लाना ही नहीं पड़ रहा, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का फोर्स बराबर है, दोनों का फोर्स बराबर, क्योंकि इधर से खींच के कुछ लाना ही नहीं पड़ रहा। अब सोचिए आप, Fe बराबर क्या होता है, Fe बराबर तो E बराबर क्या होता है, Fe बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई Q। Fe लिखने से कंफ्यूज नहीं होने का, बस मैं डिफरेंस दोनों में रहने के लिए लिख रहा हूँ। तो अब देखिए Fe बराबर क्या हो जाएगा, QE, तो यहाँ क्या लिख दिए, QE। अब दोनों साइड मैं D का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Fn में D का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी D का मल्टीप्लाई, Q इंटू E इंटू D। अब आप बताइए V बराबर क्या होता है, E इंटू D होता है, V बराबर E इंटू D, तो ED की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, पोटेंशियल, तो Q इंटू V हो गया ये, Fn इंटू D, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Fn इंटू D का वैल्यू आया Q इंटू V अपॉन ये Q, ये खत्म, तो क्या आ गया, E बराबर V। क्या आ गया, E बराबर V, मतलब EMF बराबर हमारा टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। EMF किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर, जो भी आप समझिए। तो EMF इसके बराबर हो जाएगा, किस केस में, जब हम लोग बैटरी से कोई करंट नहीं ले रहे हैं, जब हम लोग बैटरी से कोई करंट नहीं ले रहे हैं, बैटरी ऐसे ही पड़ी है, तो क्या होगा, EMF किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो ऐसे ही था, इसमें मेन हमको क्या मिला, मेन हमको मिला कि EMF बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब बात ये है वर्क डन कैसा, तो अब आप देखिए, ये प्लस ये माइनस, यहां पे आप कुछ रेजिस्टेंस कुछ बल्ब लगा दिए, तो एक चार्ज को यहां से पूरा घुमा के वापस फिर वहीं यहीं पे लाने में, एक चक्कर घुमाने में, एक चार्ज Q को एक चक्कर घुमाने में, पूरा एक कंप्लीट चक्कर, पूरा एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है, लाने में, पूरा एक कंप्लीट चक्कर घुमाने में जितना वर्क होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, ठीक है। पूरा एक चक्कर लगाने वाला वर्क ना, पूरा एक चक्कर लगाने वाला वर्क, यहां से यहां तो आ ही जाएगा, फिर यहां से यहां आप लोगों ने देखा हमको क्या वर्क चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये डेफिनेशन आप लोग को रटना नहीं, ये समझना है। V बराबर जो W/Q होता है, तो वो बस यहां से लेके यहां पहुंचाने वाला रहता है वर्क, यहां से यहां आने में कितना वर्क लगा, वो वाला वर्क है। लेकिन EMF में जो वर्क है वो कौन सा वर्क है, पूरा यहां से शुरू किए थे वापस यहीं पे लाने में जो वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये EMF और इसमें डिफरेंस है। एक और डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे
कि ईएमएफ जो है वो ओपन सर्किट में होता है और क्लोज सर्किट में भी होता है। ओपन सर्किट मतलब मान लीजिए आप उसमें से करंट नहीं ले रहे हैं, बस बैटरी ऐसे रखा हुआ है, तो ईएमएफ है। और जब क्लोज सर्किट है, इसका मतलब कि जब आप उसमें से करंट ले रहे हैं, करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल उस केस में होता है। किस केस में होता है? जब हम करंट ले रहे हैं, हमेशा सिर्फ उसी केस में होता है पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, जब हम इसमें से करंट ले रहे हैं, मतलब सर्किट क्लोज रहे, सर्किट पूरा बंद रहे, पूरा रहे, कंप्लीट सर्किट रहे, कहीं से खुला नहीं रहे, करंट का फ्लो हो, तभी हमारा ये निकलता है। ठीक है, इसमें और भी डिफरेंस है, आप लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईएमएफ का खेल हो गया। अब ईएमएफ हमको याद रख लेना है कि ईएमएफ क्या होगा? वर्क डन, जो कार्य किया गया कार्य बटा जो चार्ज को ले जा रहे हैं वो चार्ज। ठीक है, कार्य कौन सा कार्य? तो पूरा एक चक्कर इसको कंप्लीट कराने में जो कार्य होगा, वर्क होगा, पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक चार्ज। ठीक है, तो ये ईएमएफ की कहानी थी। अब हम लोग देखेंगे सेल के बारे में। अब देखिए वैद्युत सेल, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? सेल है, दिख रहा है? सेल है ये। ठीक है, आप लोग देखे होंगे इसको। अब मैं बस सिंपल में समझाना चाहता हूँ कि सेल क्या है और बैटरी क्या है। अगर मैं सिर्फ एक इसकी सिंगल बात करूँ तो ये क्या है? सेल है। समझने के लिए समझिए आप लोग, ये क्या है? सेल है। अब अगर इसके साथ मैं एक और सेल जोड़ दूँ तो ये बैटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बैटरी कहलाएगा। सेल एक है तो सेल है, और एक से ज्यादा सेल जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। ये सिंपल सा डिफरेंस है, इसको आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया? हम लोगों ने मार्केट से खरीद के एक बैटरी लाए, सेल लाए, जो भी बोला जाए, सेल बैटरी में डिफरेंस समझ आया। अब इसमें देखिए, इसमें इसका पोटेंशियल कितना लिखा है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब आप लोग मेरे को बताएंगे ये V है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है? अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात आई तो एक और बात बता दूं मैं आप लोग को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल, नाम से लग रहा था कि कोई फोर्स होगा, बल होगा, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि वो बल नहीं है। वो क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कार्य प्रति एकांक आवेश। ठीक है, तो वो फोर्स नहीं है वो। तो ये कैसे? तो आप समझिए कि इसको हम लोग जब जो ऐसा चीज जिससे क्या नाम से कोई लेना देना नहीं है, वो मिसनोमर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिसनोमर। जैसे किसी का नाम रख दिया जाए, कोई पतला दुबला सा आदमी है एकदम, और उसका नाम रख दीजिए आप बाहुबली। हवा भी आए, तेज थोड़ा हवा चले, वो उड़ जाए, अब आप उसका नाम क्या रख देते हैं? बाहुबली। तो नाम का उसके पर्सनालिटी से कोई लेना देना है? उसके वजूद से कोई लेना देना नहीं है। भाई नाम तो बाहुबली है, एकदम ही पतला सा आदमी है, कमजोर सा आदमी है, तो वैसे ही ये है, नाम का कोई असर नहीं। ऐसे चीज को हम लोग मिसनोमर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ये सब पूछेगा भी नहीं, बस बता रहा हूँ। नाम से ये लग रहा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि कोई फोर्स होगा, विद्युत वाहक बल कोई बल होगा, लेकिन वो बल नहीं है। वो क्या है? कार्य प्रति एकांक आवेश। कार्य कौन सा वो मैं समझा चुका हूं, पूरा एक चक्कर चार्ज को घुमाने में जो कार्य होगा, ठीक है, जो काम करना होगा। ठीक, देखिए बैटरी के अंदर होता क्या है, ये सर्किट कंप्लीट किए हम लोग, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब यहाँ से एक चार्ज आया, इसको अपना एनर्जी दे दिया, ये बल्ब में लगा हुआ है मान लीजिए, इसको अपना एनर्जी दे दिया, बल्ब जला, ये वापस यहाँ पे आ गया। अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं। तो अब क्या होता है कि बैटरी के बीच का जो मटेरियल है ना, जो मटेरियल है वो क्या करता है? इसको खींचता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट खींचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट खींचता है। तो उसमें फिर क्या आ जाता है? एनर्जी आ जाता है। तो जब इस चार्ज को Q यहाँ से गया था इधर, फिर Q आ गया यहाँ, अब ये Q को जब इधर खींचेगा तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो काम क्या होगा? इसमें इसके पास एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। मतलब जैसे इसको आप यहाँ से यहाँ खींचे ना, तो काम करने में, काम जब हम लोग किए तो काम तो कुछ तो होगा भाई, एनर्जी में कन्वर्ट। तो ये इसको एनर्जी मिल गया, यहाँ पे जैसे आया एनर्जी मिल गया इसको। अब ये एनर्जी मिल गया, फिर ये चार्ज मस्त घूमते घूमते गया, बल्ब को अपना एनर्जी दे दिया, फिर आ गया यहाँ पे,
फिर से ये खींचा, फिर एनर्जी दिया। तो मतलब बैटरी का काम क्या है, ईएमएफ पोटेंशियल मेंटेन करना, चार्ज देना, सॉरी चार्ज देना बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, एनर्जी देना। बैटरी क्या करता है, इस ये आगे यहाँ पे अपना एनर्जी लॉस करके खत्म करके खर्च कर दिया पूरा एनर्जी। अब ये बैटरी का जो मटेरियल है, बैटरी है, ये इसको इधर खींचा, एनर्जी दे दिया, खींचने में क्या हुआ, इसको एनर्जी मिल गया। भाई हम लोग कुछ काम करते हैं, मान लीजिए इस मार्कर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो मेरे को काम करना पड़ा ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो काम करना पड़ा, तो वो काम किस में बदल गया, तो वो काम एनर्जी में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। इसके पास एनर्जी आ गया, यहाँ पे आ गया, तो छोड़ेंगे गिर जाएगा। बात समझ आ रही? तो वैसे ही इसको एनर्जी मिल जाता है, बैटरी एनर्जी दे देता है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि बैटरी को जो दिया है, दोनों तो इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, ईएमएफ क्या होती है, W/Q, इसकी भी यूनिट वोल्ट होगी, और V बराबर भी W/Q, इसकी भी यूनिट वोल्ट होगी। आप लोग दोनों वर्क में डिफरेंस समझ चुके हैं, समझा चुका हूं मैं। तो भाई ये वोल्ट कौन सा क्या दे रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये V नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग मार्केट से एक बैटरी लाए, सेल लाए, रेजिस्टेंस में जोड़े, हम लोग क्या देखें, इस पे कितना लिखा है, 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट लिखा है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, वोल्ट मीटर। अब जब वोल्ट मीटर में हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज कितना है, हम 1.5 दे रहे हैं तो 1.5 जाना चाहिए। तो जैसे हम लोग दिए इसको करंट दिए हम लोग, अब हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.1 वोल्ट आ रहा है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, आ रहा है ऊपर के साफ साफ, तो कितना आ गया, 1.1 वोल्ट। अब सोचिए आप कि हम लोग दिए तो थे इसको पूरा 1.5 वोल्ट, इसको मिला कितना, 1.1 वोल्ट मिला। ये ईएमएफ था, ये भी था। अब कितना बच गया, 0.4 वोल्ट कहाँ गया, हमको नहीं पता है कि 0.4 वोल्ट कहाँ गया। हम लोग इसको मान लेते हैं V डैश, 0.4 वोल्ट V डैश कहाँ गया, नहीं पता है हमको। बात समझ आ रही है ना, नहीं पता। हम लोग सोचते भाई कहाँ गया, जब 1.5 वोल्ट दिए थे तो इसको 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए। अब देखिए, एक चीज मैंने आप लोग को दिखाया था अभी पीछे जस्ट, कि E बराबर V होता है, E बराबर V होता है कब, जब कोई करंट नहीं जाए, यहां से कनेक्शन काट दिए तो अब E बराबर V है, E बराबर V है, ठीक है, जब कोई करंट नहीं जा रहा है तब। लेकिन यहाँ पे E बराबर V नहीं है, यहाँ पे क्या है, E लेस देन, सॉरी, E ग्रेटर देन V है, E ग्रेटर देन V है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, V इज लेस देन E। मतलब जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है, वो हमारे ईएमएफ से, जो बैटरी पे जो लिखा था ना विभवांतर ईएमएफ, उससे कम है। बात समझ आ रही? और ये हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा। कब? जब हम लोग डिस्चार्जिंग करेंगे, डिस्चार्जिंग। देखिए, हम लोग जब यहाँ पे कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, वो बल्ब वल्ब कुछ भी हो सकता है, फैन वैन, तो ये बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ना। आप यूज कर रहे हैं मतलब उसका चार्ज खत्म हो रहा है, ऐसा बोलने के लिए चार्ज खत्म हो रहा है। होता क्या है, वो कमजोर होते जाता है, एनर्जी कम होते जाता है उसका, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। बैटरी अगर रिचार्जेबल है तो फिर से रिचार्ज कर लेंगे, और रिचार्जेबल नहीं है तो रिचार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कम डिस्चार्जिंग का जब केस है तो कम होता जाएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। तो अब हम लोग के मन में मेन सवाल ये आया, इसको बिठा लो, मेन सवाल ये आया हमारे मन में कि पोटेंशियल, एक चीज तो क्लियर है कि ये ईएमएफ है, जो बैटरी पे लिखा है वो ईएमएफ है। जब हम लोग सर्किट से कंप्लीट कनेक्ट किए उसको, तो वो उसको मिला ही नहीं उतना, 0.4 वोल्ट कम हो गया। तो अब यहाँ हमारा दिमाग दौड़ा कि भाई साहब ये गया तो गया कहाँ। तो अब आता है कॉन्सेप्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी का। क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, हिंदी में क्या बोलेंगे, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप सोचिए कि जब यहां से ऐसा गया, करंट गया, चार्ज आया, तो ये चार्ज यहाँ आ गया। अब इस चार्ज को जब हम खींच रहे हैं,
जब चार्ज को हम खींच रहे हैं तो इसके बीच में जो मटेरियल है, जो भी है या ये भी है, तो ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा, इसको नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, इसको मैं डाल रहा हूँ। बैटरी के अंदर किस चीज का कॉन्सेप्ट आया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रास्ते में कुछ दिक्कत, तो भाई जब हम इसको खींचेंगे, इसके अगेंस्ट खींच रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत होगा। इसको दिक्कत कितना दूर सहना पड़ेगा, यहां से यहां आने में दिक्कत सहना पड़ेगा, इतने दूर में डी डिस्टेंस में इसको दिक्कत सहना पड़ेगा, कुछ टकराएगा इधर उधर, तो वही जो दिक्कत है वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। अब ये रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर है, ये दिक्कत बैटरी के अंदर है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बैटरी का रेजिस्टेंस। और अंदर में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो अब हम लोगों ने क्या समझ लिया कि हमसे एक मिस्टेक हो रहा था, हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी नहीं देख रहे थे। भाई जब करंट पूरा ऐसा जा रहा है, ये अगर करंट आई आ रहा है, तो ये सर्किट कब कंप्लीट होगा, मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, तो ये सर्किट कब कंप्लीट होगा, ये करंट अंदर से भी जाए। अब ये करंट जब अंदर से जाएगा, मतलब चार्ज जब अंदर से जा रहा है, तो कोई तो अपोज करेगा, तो ये पोटेंशियल उसी में वेस्ट हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। बात समझ आ रही है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हो जा रहा है। अब मैं आप लोग को नोटेशन दिखाता हूं कि बैटरी हम लोग बनाएंगे कैसे। बैटरी का नोटेशन अब हम लोग को पता चल गया, बैटरी में भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब आप देखिए, इसमें कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, कैपिटल आर, ये करंट गया आई 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 आई। अब ये जो है स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये मैं, अब आप देखिए कि ये जो छोटा सा आर लिखा है ना, यही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। ये होता कहाँ है, बैटरी के अंदर, लेकिन हम लोग दिखाते कहाँ है, बैटरी के बाहर दिखाते हैं। ये कंप्लीट हमारा क्या कहलाएगा, इस रेजिस्टेंस के साथ ये कंप्लीट हमारा कहलाता है सेल। सेल बोले बैटरी बोले, डिफरेंस तो आप लोग समझ गए। तो ये रेजिस्टेंस बाहर बना है, तो ऐसा मत सोचिएगा एक्सटर्नल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है ना, ये बैटरी के अंदर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। अब हमको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालना है, हमको उसके बारे में देखना है कि वो क्या होता है। तो पहले हम लोग एक आध कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, कारक क्या क्या हैं, तो इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी के अनुक्रमानुपाती, मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। मतलब ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, बैटरी का दो सिरा, एक प्लस एक माइनस, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखिए आप कि इनके बीच का डिस्टेंस अभी इतना है, फिर इनके बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा के इतना कर दीजिए, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। अब यहाँ से यहाँ अगर आप चार्ज को लाएंगे और यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो किस में ज़्यादा दिक्कत होगा, जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा। लेंथ बढ़, ये कंडक्टर जैसा ये लेंथ बढ़ जा रहा है, तो इसका दिक्कत भी बढ़ेगा, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा दूरी तो ज़्यादा दिक्कत, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, एक चीज़ ये आया। दूसरा क्या बोल रहा है, वैद्युत अपघट्ट के घोल में डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट घोल मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो भी क्षेत्रफल एरिया जो डूबा है उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है 1/A। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती ऑफ एरिया। एरिया किसका, व्युत्क्रमानुपाती ऑफ एरिया। एरिया कौन सा, तो अब मैं यहाँ आपको दो केस बना के दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रोड है, इसमें इतना एरिया डूबा हुआ है, ठीक, एक दूसरा बैटरी लिए, इसमें इतना
देखिए जिसमें कम एरिया डूबा है उसमें चार्ज को आने के लिए कम रास्ता मिल रहा है, और जिसमें ज्यादा एरिया डूबा हो, देखिए इसमें चार्ज को आने के लिए कितना रास्ता मिल रहा है, इतना इतना, इसमें चार्ज को आने के लिए इतना ज्यादा रास्ता मिल रहा है। ठीक है, तो जब रास्ता ज्यादा मिलेगा, एरिया एरिया जब ज्यादा मिलेगा तो आसानी से फ्लो होगा चार्ज, हमारा चार्ज आसानी से आएगा, आवेश आसानी से आएगा। तो आवेश जब आसानी से आएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। आसानी से कब आएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएगा, यहाँ एरिया कम था, यहाँ एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ेगा मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, ज्यादा आसानी से चार्ज आ पाएगा, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, अब वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, तीसरा क्या है, नेचर, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर एंड कंसेंट्रेशन। ठीक है, कितना पावरफुल है कंसेंट्रेशन, वही ना कितना पावरफुल है जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। बात समझ आ गई? तो ये सब हम लोग सब नॉर्मल टच करते चल रहे हैं ये सबको। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग इस मुद्दे पे आते हैं, ये जो हम लोग लिखे थे इस वाले पे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम जितना ईएमएफ दिए थे, जितना पोटेंशियल था उतना हमको मिला नहीं, 1.5 था पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, मतलब जो ईएमएफ है, लेकिन हमको मिला कितना, 1.1। तो बाकी कहाँ गया, 0.4 वोल्ट। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि बाकी कहाँ गया है, तो बैटरी खा गया है। बाकी बैटरी में जब चार्ज हम इधर से खींच के इधर ला रहे थे तो उसमें रेजिस्टेंस था, वो खा गया उतना, तो ये करंट आई जा रहा है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई साहब, अब हम लोग ईएमएफ का हम लोग हिसाब लिख रहे हैं, ईएमएफ कहाँ कहाँ खर्च हुआ। हम लोग बोले ईएमएफ गया तो इसको क्या दे दिया, V इसको दे दिया, V दे दिया, ठीक है। फिर प्लस कुछ बचा, 1.1 दिया, बचा कितना, 0.4, तो 0.4 भी ऐड करेंगे इसमें तब तो ये बराबर, तो 0.4 क्या है, V डैश। समझ आ रहा है? अब आप इसको ऐड करके देख लिए, E बराबर V प्लस V डैश, ये कितना आएगा, 1.1 वोल्ट प्लस कितना, 0.4 वोल्ट, ये कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट। समझ आया? अब चीजें क्लियर हैं कि पूरा पोटेंशियल उसको नहीं देता है। आइडियल बैटरी रहता है ना, तो आइडियल बैटरी दे देता है पूरा, ये जितना लिखा है उतना। और आइडियल चीज तो आप लोग जानते हैं, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करता नहीं है नेचर में हमारे, आइडियल है पूरा दे दिया, कुछ तो खर्च होगा पोटेंशियल मेंटेन करने में। ठीक है, तो जो खर्च हुआ वो कहाँ हुआ, बैटरी के सेल के अंदर में खर्च हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको भी मेंशन करेंगे, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको लिखे हैं। अब E बराबर V और प्लस, अब V डैश क्या होगा, V डैश आप यहाँ देखिए इसमें हो रहा है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है, ओम का नियम हम लोग यहाँ यूज करेंगे। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR, ओम्स लॉ यही बोलता है ना, कितना पोटेंशियल, तो जो करंट जा रहा है उसमें उसका जो रेजिस्टेंस है उससे गुना कर दो। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, बैटरी में करंट, बैटरी में भी आई है, आई करंट जा रहा है, आई लिखे, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, V प्लस आई आर, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है। अब यहाँ देखिए आप, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए तो E माइनस आई आर, आई इंटू आर, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी के अंदर चल रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस रखे हैं बैटरी का। तो अब यहाँ से एक चीज, ये पोटेंशियल का ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि V इज ऑलवेज लेस देन E, E से छोटा ही होगा ना, क्योंकि देखिए V बराबर क्या है, E में से कुछ कम कर दीजिए, बैटरी जो खा जा रहा है, तो ये हमेशा होगा ऑलवेज, 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 हमेशा। कब, ये याद रखना है, व्हेन डिस्चार्जिंग, व्हेन डिस्चार्जिंग मतलब जब हम बैटरी को यूज कर रहे हैं। अब यही केस बदल जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, V बराबर E प्लस आई आर हो जाएगा, मतलब V इज ग्रेटर देन, देखिए V इज ग्रेटर देन E हो जाएगा, ईएमएफ से भी ज्यादा हो जाएगा, कम कब होगा, व्हेन चार्जिंग। तो अगर आपको डिस्चार्जिंग का पूछता है तो डिस्चार्जिंग में जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होता है, उसकी वैल्यू ये होगी। और जब हम लोग चार्जिंग करेंगे
तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ से बड़ा होगा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई प्लस आई आर। यहाँ माइनस आई आर होता था, यहाँ प्लस। तो ये केस आपको याद रखना है कि चार्जिंग का केस है, डिसचार्जिंग का केस है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को मिला। अभी हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हम लोग को देखना है, उसका क्या होगा नोटेशन, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए ये अपना आ चुका है V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अच्छा, V इज इक्वल्स टू एक और होता है, क्या होता है, आई आर। ये नॉर्मल V इज इक्वल्स टू आई आर, जो रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हैं वो, और जो करंट दे रहे हैं वो, ठीक। अब देखिए कि करंट बराबर क्या होगा, करंट बराबर क्या होगा, तो टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ आप कितना दिए, टोटल पोटेंशियल आप कितना दिए, वो टोटल ईएमएफ, मतलब ईएमएफ क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल जो बैटरी पे लिखा था वो, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ ई है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर, या कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक। ये हमारा जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है, और ये किसका रेजिस्टेंस है, हमारे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस यही होगा ना। तो अब हम लोग को आई का फॉर्मूला क्या मिल गया, मैं डायरेक्ट अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि ई बाई आर प्लस आर, ठीक है, ई बाई आर प्लस आर। तो अब यहां से अगर हम लोग आई का वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ई आर बटा आर प्लस आर, ई नहीं आई आर। यहां मैंने बस किया ये है, आई की वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है, ये फॉर्मूला भी का हुआ, ये हुआ या ये हुआ। बात समझ आ रही है, किस फॉर्मूले का कब यूज है ये आपको समझ आ जाएगा जब भी वो मिलेगा तो, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है, यस गलत हो रहा है। आई की वैल्यू हम लोग ई लिखे थे ना, हाँ ओके सॉरी, ई बाई आर प्लस आर। ये देखिए बस आई की जगह पे मैंने ई बाई आर प्लस आर रख दिया, और ये आर था इसको यहाँ लिख दिया, ओके सॉरी, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग को निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, अब हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए हमारे पास है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अच्छा, अगर आई आर को इधर ले आइएगा आप तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वी, ठीक है, ये भी अच्छी बात। तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई माइनस वी बाई आई। क्या हो गया, ई माइनस वी बाई आई। क्लियर है ये। आप इसको और दूसरे फॉर्म में भी, यही क्या इंटरनल रेजिस्टेंस यही निकालना था, आप इसको दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ई माइनस वी रहने दीजिए, और आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आर, तो वी बाई आर लिखिए। अब ये आर चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस वी बाई वी, और आर चला गया ऊपर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला हमको क्या मिला, ई माइनस वी बाई आई बराबर, और दूसरा क्या मिल गया, ई माइनस वी इंटू आर बटा वी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। देखिए बैटरी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बैटरी दो टाइप का होता है, एक प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल होता है, और एक होता है द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। जो प्राइमरी सेल हमारा होता है उसको हम फिर से एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बैटरी है, हम लोग नॉर्मल जो बैटरी खरीद के लाते हैं, सेल लाते हैं, इसको हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, तो ये प्राइमरी सेल है। जिसको आप यूज़ करके फेंक देंगे, दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, प्राइमरी सेल है। और जिसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, प्राइमरी सेल जो है हमारा। केमिकल एनर्जी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है
प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या करता है हमारा, सेकेंडरी सेल क्या करता है, तो सेकेंडरी सेल पहले चार्ज होता है, पहले हम उसको चार्ज मतलब डिस्चार्ज हो गया, चार्ज किए, फिर यूज किए, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज किए, फिर यूज किए, तो मतलब उसमें पहले क्या आ रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज होगा पहले तभी तो आप उसको यूज करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको जिसको भी नहीं समझ आया प्लीज बताना मेरे को। अब देखिए प्राइमरी सेल, ये क्या करता है प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल क्या करता है, तो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या करता है, तो ये पहले चार्ज होता है, मतलब पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला, फिर से केमिकल एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। हिंदी मीडियम वाले लोग इसका मतलब देख सकते हैं, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक। अब देखिए प्राइमरी सेल क्या किया, केमिकल एनर्जी है उसमें हम लोग स्टोर करके दिए, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दी, एनर्जी खत्म, बैटरी फेंक दिया। सेकेंडरी सेल क्या होता है, हम लोग उसको सेल बनाए, हम लोग उसको पहले चार्ज करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दिए, तो उसमें क्या आ गया, केमिकल एनर्जी आ गया, जो इसके पास पहले से था, केमिकल एनर्जी आ गया। अब फिर हम इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो फिर वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको देंगे, तो फिर किसमें केमिकल एनर्जी अपने में स्टोर कर लेगा और वो फिर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा। मैं प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल में घुस के नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देख के लगा ये इजी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, सब समझ आएगा, उसमें क्या क्या केमिकल डलता है, क्या सॉल्यूशन ये आपको याद करना है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो पाए तो आप लोग बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग बुक उठा के बनाते हैं तो ये समझ आएगा, बुक उठा के अगर आप पढ़ते हैं, याद करना है, ये समझ आएगा। मैंने मेन काम बता दिया, बैटरी का मेन काम क्या, वो चार्ज देता नहीं है, वो चार्ज को एनर्जी देके भेज देता है, पोटेंशियल मेंटेन करता है, बैटरी का यही मेन काम है, ये बता दिया मैंने। अब आप लोग को इसमें याद रखना है कि कौन सा केमिकल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो भी है वो आप लोग को देखना है, उसको देखिए, नहीं होगा तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं उसको देख लूँगा। अब आगे देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम समझ आता है, एक सेल ऐसा जुड़ा, अब इसका बाहर में रेजिस्टेंस बना दिए, फिर एक सेल ऐसा जुड़ा, इसका बाहर में रेजिस्टेंस बना दिए, ये हमारा हुआ सेल 1, ये हमारा हुआ सेल 2, तो ये क्या कहलाएगा सीरीज में, ये प्लस माइनस, ये इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तो जितना ईएमएफ है सबको हम ऐड कर देंगे, ये चीज़ हमको याद रखना है। जब सीरीज में जुड़ा हुआ है सेल हमारा, तो टोटल ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो सबका ईएमएफ को आप सीधे जोड़ दीजिए, और रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस को आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखने लायक है, एकदम बारीक बात है, एकदम ध्यान से दिमाग में, अगर मान लीजिए सवाल यह था कि मान लीजिए बैटरी, एक बैटरी को हम उलट के डाल दें, जैसे ये प्लस माइनस है ना, हम लोग उलट दें, हम लोग क्या करें, प्लस माइनस प्लस कर दें, तो जो उल्टा हुआ रहेगा उसके लिए हम लोग यहाँ, अगर ये उलट जाएगा तो इसके लिए माइनस साइन यूज करेंगे। ये चीज आप लोग को याद रखना है कि अगर सेल को उलट देंगे तो उसके लिए माइनस साइन यूज करेंगे, जितना सेल रहेगा सबका ईएमएफ ऐड हो जाएगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, इक्विवेलेंट देगा। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, सेलों का समानांतर क्रम में संयोजन, तो उसके लिए इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये वाला है, और ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन नहीं किया। अगर जिनको भी इसका डेरिवेशन चाहिए
जाके मेरा क्लास 12th वाला लेक्चर देख सकते हैं। हालांकि आप लोग को डेरिवेशन का काम नहीं है, जितना जो चीज़ फील करना है वो मैं फील करा दे रहा हूँ। जैसे एक चीज़ फील कराया नहीं लिखा था इसमें बैटरी, उल्टा जुड़ेगा तो क्या होगा, तो माइनस आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। अब हम लोग कितना सेल ले लें, अगर n सेल्स ले लें, पहले 2 ही सेल लिए थे, अगर हम लोग n सेल को सीरीज में जोड़ दें और यहाँ पे सबका ईएमएफ सेम है, जितना n सेल लिए सबका ईएमएफ ई सेम है, सबका रेजिस्टेंस आर सेम है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग देखे थे पिछले बार, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 सेल था तो दोनों सेल का हम लोग जोड़ दिए थे, आर इक्विवेलेंट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 किए थे। अब यहाँ पे कितना सेल है, कितना सेल है, n सेल्स है और सब का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो n सेल्स को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना टोटल, तो R प्लस R कितने टाइम्स, n टाइम्स, n बार हम इसको करना है। जैसे आप लोग x प्लस x करते हैं, 2 बार ऐड करते हैं 2x लिखते हैं, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x करते हैं 1 2 3 4 5 बार ऐड किए तो 5x लिखते हैं। वैसे ही R को जब हम n सेल है तो R को जब हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो nr हो जाएगा। ये आप लोग समझ रहे हैं ना, ये मैंने कैसे लिख दिया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे लिखा मैंने, ये आप लोग समझ रहे हैं। पिछले में हम लोग 2 सेल लेके सीख चुके हैं कि अगर 2 सेल सीरीज में है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सबका रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो सारा रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर आ गया। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जो सर्किट में जुड़ा है वो प्लस इन पूरे बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एनआर हो। अब टोटल ईएमएफ, पीछे वाले जस्ट केस में आप लोग याद कीजिए, हम लोग 2 बैटरी लिए थे तो ईएमएफ, टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ को क्या लिए थे, दोनों के ईएमएफ को सीधा ऐड कर दिए थे। तो यहाँ n सेल है तो n सेल के ईएमएफ को सबका ईएमएफ इक्वल है, कितने टाइम ऐड कर दिए, n टाइम्स ऐड कर दिए, तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो n ही। अब टोटल करंट, टोटल करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल ईएमएफ, ये टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया, हमको वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे 2 केस आता है, इसको नोट कर लें आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहीं पे लिखूंगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब रटना नहीं है, प्लीज रटना नहीं है, सब बेकार हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा पूरा अगर आप लोग रटेंगे तो। अब 2 केस इसमें हम देखते हैं, केस 1 और केस 2। केस स्टडी किया जाए, क्या स्टडी किया जाए, तो एक देखते हैं व्हेन जब R जो है वो काफी बड़ा रहे NR से, और दूसरा केस क्या देखते हैं, जब R जो है, मतलब R समझ रहे हैं ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और NR क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। एक केस क्या देखते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटा रहे NR से। ये 2 केस हम लोग को देखना है और इसको समझना है, ठीक है। तो अब देखिए, जब R काफी बड़ा है NR से तो हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग NR को नेग्लेक्ट कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। तो ये देखिए आप, ये I बराबर फिर क्या हो जाएगा, N E बाई R, ठीक है, या N इंटू E बाई R। बात समझ आ रही ना, इसमें हम लोग I इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर था, हम लोग क्या बोले कि एनआर अगर बहुत छोटा है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हम बल्ब जो भी यूज कर रहे हैं उससे बहुत छोटा है, तो हम एनआर को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर दिए, 1 मिनट, गलत, नेग्लेक्ट कर दिए तो ये आया, ठीक है ना। इसको आप हटा दीजिए, क्या बचेगा, एन ई बाई आर, एन ई बाई आर। अब ये देखिए ई बाई आर क्या है, एन गुना ई बाई आर, एक सेल से जो करंट हम लोग ले रहे हैं, करंट फ्रॉम 1 सेल, एक सेल से जो करंट ले रहे हैं वो है। अब दूसरे केस में देखते हैं, तो जब R बहुत छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग R, कैपिटल R बहुत छोटा है, तो अब यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I बराबर एन ई बाई ई, क्या है, ईएमएफ को डिनोट करते हैं, R को नेग्लेक्ट कर दिए तो NR। अब ये और ये खत्म, तो क्या बचा, E बाई R। अब E बाई R क्या होता है, करंट ऑफ 1 सेल, एक सेल का करंट आ रहा है। तो अब बताइए आपकी ये ज्यादा करंट है या ये ज्यादा करंट है,
ये ज़्यादा करंट है ना, क्योंकि n गुना करंट ऑफ वन सेल, तो ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट है। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, इस केस में हमको मिलेगा मैक्सिमम करंट। तो अब यहाँ एक सवाल बनता है कि अगर आपके पास n सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फील करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास n सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में, अगर आपके पास n सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो आपको मैक्सिमम करंट पाने के लिए क्या करना होगा। अगर n सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में तो मैक्सिमम करंट पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो कौन से केस में मैक्सिमम करंट है, इस केस में तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाइएगा, उससे काफी बड़ा होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, काफी बड़ा होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि ये नेग्लिजिबल रहे। मान लीजिए 100 है तो ये 0.1 या 1 नेग्लिजिबल रहे। ठीक है, तो मैक्सिमम कर, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि मैक्सिमम करंट कैसे बनाएंगे। जब आप सब सेल को सीरीज में जोड़े हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम करंट अगर हमको बनाना है सीरीज में, जब सेल जुड़ा है तो उस केस में जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो हम काफी ज्यादा रखेंगे। किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब आगे देखते हैं पैरेलल वाले के लिए। अब आगे देखिए आप लोग, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, कितने सेल हैं, m सेल्स पैरेलल में जोड़े, ऐसे 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 करके टोटल डॉट डॉट बनाए बीच में, मतलब m सेल्स ऐसे जोड़े हुए हैं। सबका EMF E है, सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सेम है, और ये हम लोग लगा दिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। करंट ऐसा आएगा जैसे भी है, उसका दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे ही आएगा जैसे भी क्या है। ठीक, अब आप देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस वाले केस में दो रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने लिया था, उसको आप जाकर देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो वैसे ही यहाँ पे सब सेम है, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग R डैश मान लिए, तो वहाँ R इक्विवेलेंट था। तो 1/R डैश क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस कितने टाइम्स, m सेल है तो m टाइम्स, तो कितना हो जाएगा m इंटू 1/R। समझ आ रहा है ना, राम प्लस राम प्लस राम प्लस राम 10 बार जोड़ेंगे तो 10 राम, राम प्लस राम प्लस राम प्लस राम अगर m टाइम्स जोड़ेंगे तो m राम। ठीक है, तो ये m 1/R, m इंटू 1/R, तो m/R हो गया। ठीक है, जिनको भी इसका पूरा डेरिवेशन डिटेल्स देखना है 12th का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 1/R डैश बराबर m/R, तो R डैश बराबर क्या हो गया, R/m, जस्ट उलट जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R डैश, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस R/m है, इसको लिख दिया। टोटल EMF E होगा, देखिए सबका EMF सेम होगा और सेम पॉइंट के बीच में है। तो हम लोग देखे थे कि सेम पॉइंट के बीच में रहता है तो पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब ये EMF सबका EMF सेम होगा। तो टोटल EMF कितना होगा, जितना एक का है, इसका जितना EMF उतना ही इसी का, उतना ही इसी का, उतना ही इसी का, और सब सेम पॉइंट के बीच में है। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग जब पढ़े थे, अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को ऐसा जोड़ा था, ऐसा ऐसा जोड़ दिया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने बोला था कि अगर यहाँ V अप्लाइड है, अगर यहाँ V अप्लाइड है तो इन सब का भी V, तो टोटल क्या है, टोटल भी V। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। टोटल करंट, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF कितना है, E है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस R/m। तो ये वैल्यू बस हम लोग यहाँ से पुट कर दें जो वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। अब इसमें भी हम लोग दो केस देखेंगे कि मैक्सिमम करंट हम लोग को कब मिलेगा। तो केस वन, फिर केस टू। केस वन जब R काफी बड़ा हो, किससे, R/m से, जैसे वहां किए थे वैसे। केस टू जब R काफी छोटा हो, R/m से। तो जब R काफी बड़ा होगा R/m से, ये काफी छोटा क्लियर सा, काफी बड़ा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग R/m। तो बहुत छोटा है R/m, इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, I बराबर R/m को नेग्लेक्ट करेंगे तो E/R।
ई बाई आर क्या है, करंट फ्रॉम सिंगल सेल का करंट, एक सेल से जो करंट मिल रहा है। अच्छा, अब यहां क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्टिंग आर बहुत छोटा है, कैपिटल आर, उसको नेग्लेक्ट कर दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर को आपने यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कुछ गलत किया है मैंने, नहीं ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। अब यहाँ आइए आप, इसमें देखते हैं, तो इसमें आपको क्या नेग्लेक्ट करना है, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ई बाई आर बाई एम। अब एम चला जाएगा ऊपर, तो एम इंटू ई बाई आर हो गया। अब ये ध्यान से देखिए, एम गुना ई बाई आर क्या है, करंट फ्रॉम करंट ऑफ वन सेल, एक सिंगल सेल का करंट। तो अब आप सिंपल देख के बता सकते हैं मैक्सिमम करंट कब मिल रहा है, यहाँ है मैक्सिमम करंट। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूं। तो अब जब आप सेम ईएमएफ वाला और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एम सेल लीजिएगा, कुछ नंबर ऑफ सेल लीजिएगा, और जब आप उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम रखना चाहिए बहुत। अब देखिए, जस्ट पिछला वाला जो वो था, आप उसको याद कीजिए, पिछले वाले में क्या था कि अगर आप सीरीज में जोड़ रहे हैं उन्हीं बैटरीज को, सेल्स को अगर आप सीरीज में जोड़ रहे हैं और आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, तो उस केस में क्या मिला था सीरीज में जोड़ने के लिए कि आर काफी बड़ा होना चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, आर काफी बड़ा होना चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा होना चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये हम लोग सीखे थे सीरीज वाले में। अब पैरेलल वाले में जस्ट उल्टा मिल गया, पैरेलल वाले में क्या मिल गया कि अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए और आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो काफी छोटा होना चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, यहां तक इसको आप लोग नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं इसका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आपका समझ लीजिए कि बस फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर पैरेलल और सीरीज इन्हीं सब सेल्स का एक साथ मिला दो, मतलब पूरा इधर जुड़ा हुआ है एन सेल्स, ऐसे ही एन सेल्स यहाँ भी जुड़ा है, एन सेल्स यहाँ भी जुड़ा है, एन सेल्स यहाँ भी कितने टाइम्स, एम टाइम्स जुड़ा है। तो अब मैं ये केस लिख के बता देता हूँ आप लोग को, तो क्या होगा देखिए। अब आप मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अब मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, तो अभी समझाया थोड़ी देर पहले, कितना सेल, एन सेल्स, ऐसा, फिर वैसा ही एन सेल्स, ऐसा ही एन सेल्स कितने टाइम्स जुड़ेंगे, एम टाइम्स, एन सेल्स। ठीक है, एम टाइम्स जोड़ लीजिए आप एन सेल्स को, ये सब को किसी एक कॉमन पॉइंट से मिला लीजिए, एन सेल्स को मिला लीजिए, बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लीजिए कैपिटल आर। ठीक है, ओके। अब इसमें ई ऐसा पूरा है और सबका रेजिस्टेंस आर 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 सब में है वैसे ही। तो इसका अगर हम लोग टोटल ईएमएफ का बात करें तो ई प्लस ई एन ई हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस एन आर, वैसे ही सबका होगा एन ई एन आर। ठीक, अब देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है आर डैश। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कौन कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, खाली बैटरी की बात कर रहे हैं, इसका नहीं। तो क्या एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर पैरेलल में जुड़ा है, तो हम लोग 1 बाई आर डैश को क्या लिखे, 1 बाई एन आर प्लस 1 बाई एन आर प्लस एम टाइम्स, तो एम बाई एन आर, एम बाई एन आर। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए पिछला हम लोग पैरेलल जब हम लोग देखे थे एम सेल को, तो आर 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 था, एम टाइम्स तो हम लोग क्या लिखे थे 1 बाई, क्योंकि पैरेलल में था तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस
1/r कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो हम लोग क्या लिख दिए थे, m/r। तो यहाँ पे अब क्या जुड़ रहा है, ये nr है, तो 1/nr, 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो m/nr हो जाएगा। जैसे पिछला वाला m/r हुआ था वैसे m/nr हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस 1/r डैश है, तो r डैश क्या हो जाएगा, इसको जस्ट आप उलट दीजिए, nr/m हो जाएगा, ये हो गया। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ आपने निकाल लिया, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब टोटल ईएमएफ क्या होगा, तो पिछला वाला केस आप देखिए, पैरेलल वाला, एक का ईएमएफ ई था, तो टोटल ईएमएफ सब पैरेलल में जुड़ा हुआ, तो टोटल ईएमएफ भी ई लिए थे। अब यहाँ देखिए, एक का ईएमएफ ई एन ई है, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, सबका एन ई है, तो टोटल ईएमएफ भी क्या होगा, एन ई होगा, ये पिछले वाले से ही। अब टोटल करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ एन ई, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर बाई एम। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए कैसे एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब यहाँ मैं बिना देर किए डायरेक्ट बता दूं कि फॉर मैक्सिमम करंट, इसका भी डेरिवेशन मैंने किया, आप लोग 12th वाले में देख सकते हैं। मैं अगर अभी डेरिवेशन करूंगा और लंबा, काफी लंबा वीडियो जाएगा, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। फॉर मैक्सिमम करंट आप लोग इसमें याद रखिएगा, मिक्स कॉम्बिनेशन में आर किसके बराबर होना चाहिए, एन आर बाई एम के बराबर होना, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए इसको, मिक्स कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आर ये टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसमें से आप लोग समझदार हैं, आप लोग को क्या क्वेश्चन मिल रहा है वो समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग जस्ट 10th या 12th पास हैं, या 12th में 11th 12th में आप लोग सब कोई वेल एजुकेटेड हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे ना। होता क्या है कि हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, है ना, चीज़ों को रटने लगते हैं, रटना नहीं है, जहाँ रटने की यहाँ बता दी कि भाई इसको रट लो, इसका आपका काम नहीं, समझा दी, सब बेसिक समझाते आया हूँ मैं, फिर नहीं होगा फिर मैं देखूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड हो, आप लोग भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।